स्टार्ट करते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 नाम है कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स occurring after the balance sheet date। सुनेंगे। नाम तो भले ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही करना। नाम तो भले इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का कंटिंजेंसीज यानी आकस्मिकता, हिंदी में कहते हैं आकस्मिकताएं, तो भले ही नाम इसका कंटिंजेंसीज है, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नाम दिख रहा है, लेकिन बेसिकली अब ये AS 4 से कवर नहीं होता, ये अब AS 29 से कवर होता है। कहां से कवर होता है? उसका है provisions and contingent liabilities and assets। contingent liabilities and contingent, ये हम लोग AS 29 में देखते हैं। तो अब यहां पे भले लिखा है कंटिंजेंसीज, लेकिन अब इसका इस AS में कोई यूज नहीं। हम लोगों का जो मेन पर्पस है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, या जो स्कोप है, वो केवल इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट पर है। हम यहां पर सुन लो, ट्रांजैक्शंस अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट की बात नहीं कर रहे, हम यहां इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट की बात कर रहे हैं। इफ एनी ट्रांजैक्शन अकर्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, देन इन विच डेट इट फॉल्स, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द सेम प्रीवियस ईयर और द अकाउंटिंग ईयर, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हेयर द मेन प्रॉब्लम इज टू रिकॉर्ड दोज इवेंट्स which have been occurred after the balance sheet date, but there is a correlation between the transaction before the balance sheet date and the events after the balance sheet date। दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, ट्रांजैक्शन बिफोर और इवेंट्स आफ्टर, वो उसके बारे में अब हमें बात करनी है। सर कुछ और बताइए इसके बारे में, ये मैं हटाने जा रहा हूं। ये अगर लिख लियो तो ठीक है, नहीं तो मैं हटाने जा रहा हूं। सुनो, हेडिंग अभी भी हम लोग यही देंगे, कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये नहीं कि तुम लोग हेडिंग इतनी देना, कंप्लीट देना। अच्छा, ये हमारा 1 जनवरी 2016, ये मेरा साल खत्म होने की डेट, चलो 31 मार्च 2016 लिख देते हैं। 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016, ये हमारा ईयर था, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर था। ट्रांजैक्शंस हुए, रिकॉर्ड हुए होंगे। इसके बाद बुक्स फाइनलाइज होती हैं। क्या होती हैं? बुक्स यानी कि क्लोज्ड होती हैं। क्या होती हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट को बंद करना। और बुक्स ऑफ अकाउंट को बंद करने का काम सीए का नहीं होता। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने का काम मैनेजमेंट का होता है। किसका होता है? तो बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च तक तैयार हो जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। अप्रैल बीत जाएगा, मई बीत सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करने में, हाँ या ना? तो अकाउंट्स फाइनलाइज करने में मान लेते हैं हमारी डेट बीत गई 31 मई, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सीए साहब को कहे, सीए साहब ये हमारा पीएल अकाउंट और ये हमारा बैलेंस शीट ना पीएल और बैलेंस शीट कौन बनाता है? सीए या डायरेक्टर? कौन बनाता है? किसकी जिम्मेदारी है? सीए की जिम्मेदारी है, जो कि तुम लोग गलत जानते हो।
मैंने अभी तुम लोग को बोला बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। मैनेजमेंट सब बना करके सीए को कहता है भाई साहब ये खाना पड़ा हुआ है, खा लीजिए, साइन कर लीजिए। मेरी बात समझे? बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दिया किसने? डायरेक्टर्स ने, और सीए साहब को रिपोर्ट दे दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। अब सीए साहब उस ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट पर अपनी ऑडिट प्रोसीडिंग्स करेंगे। क्या करेंगे? ऑडिट प्रोसीडिंग्स। जो तुम लोग ऑडिट की बुक में पढ़ोगे वो सारा का सारा काम किया जाएगा उस ऑडिटिंग प्रोसीजर्स में। अब सीए साहब उसको करेंगे, अब रिपोर्ट देंगे सीए साहब। क्या देंगे? रिपोर्ट देंगे। और सीए साहब को रिपोर्ट देने में ये और डायरेक्टर्स रिपोर्ट हो गई, डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ऑडिटर की रिपोर्ट आएगी, और मान लेते हैं ऑडिटर की रिपोर्ट आ गई 30 जुलाई, 31 जुलाई को ऑडिटर की रिपोर्ट आ गई। अब इस ऑडिटर की रिपोर्ट को ऑडिटर किसको देगा? किसको देगा? जिससे लिया है। किससे लिया है? डायरेक्टर से। और किसके प्रति जवाबदेह है ऑडिटर? किसके प्रति जवाबदेह, किसके प्रति अकाउंटेबल है? शेयर होल्डर्स। ये जब अपनी रिपोर्ट देता है तो शेयर होल्डर को एड्रेस करता है। बेसिकली ये अपनी रिपोर्ट डायरेक्टर्स को हैंडओवर तो करता है, बट दैट रिपोर्ट इज मीन्ड फॉर शेयर होल्डर्स। एड्रेसी जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द फलाना एंड डिमाका कंपनी लिखा जाएगा, ना कि टू द डायरेक्टर्स ऑफ फलाना एंड डिमाका कंपनी लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? तो जो एड्रेसी होंगे उस रिपोर्ट पर वो शेयर होल्डर्स होंगे। और ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है किस पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज सच रहेगा जैसा कि डायरेक्टर ने दिया है, और उसके ऊपर सीए साहब अपनी रिपोर्ट की कॉपी लगाएंगे, ऑडिटर्स रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट या तो क्वालिफाइड होगी या तो क्लियर होगी, ये भी तुम लोग देखोगे ऑडिटिंग में। या तो क्लीन रिपोर्ट होगी या तो क्वालिफाइड रिपोर्ट होगी, यानी बट इफ वाली। क्वालिफाइड का मतलब क्वालिफिकेशंस नोट करना जिसमें कुछ बट इफ हो। क्वालिफिकेशंस होते हैं तो लोग डाउट की नज़र से देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अरे बाप रे सीए साहब ने इसमें बट इफ लगाया है। तो डिपेंड करता है किस तरह की गलतियां और किस तरह की क्वालिफिकेशंस हैं, वो बात की बात है। तो जो जो फाइंडिंग्स होंगी ऑडिटर को मिलेंगी, वो सारी फाइंडिंग्स जो होंगी अगर मटेरियल इंपैक्ट रखती हैं तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में देगा शेयर होल्डर को कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको डायरेक्टर से मिले और हमारे हिसाब से ये क्वालिफिकेशंस हैं, या कहीं कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, यानी कि क्लियर है रिपोर्ट। अगर क्वालिफिकेशंस सीए लगाता है तो ये किसके पास आ गया? वापस डायरेक्टर्स के पास। अब डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट बनाता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट, और जितनी भी क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं उनके बारे में रीजंस देता है। क्या देता है? रीजंस बताता है, यानी अपने आप को क्लैरिफाई करना कि सीए साहब ने ये लिखा है ना, ऐसा मत समझो, ये ऐसा समझो, मैं नहीं समझे। और उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। क्या बुलाई जाती है? एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको हम एजीएम कहते हैं। उस एजीएम में सारे शेयर होल्डर को बुलाया जाता है और उनको पूरा रिपोर्ट दिया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट। उनको अब पूरा चिट्ठा मिल गया कंपनी का पिछले 1 साल में हुआ क्या। इज इट क्लियर? ये सिस्टम है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वापस इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, और 3 डेट्स आ गई, एक डेट नहीं आई आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट पहली डेट, इसके बाद की डेट ये डेट, इसके बाद की डेट ये डेट, और इसके बाद की एक और डेट एजीएम की मान लेते हैं 30 सितंबर 2016। अब हमें ये बताओ यहां पर जो आफ्टर बैलेंस शीट डेट के बाद की जो डेट है कौन सी डेट है? बैलेंस शीट की डेट ये है, इसके बाद की किस डेट को बेस लेकर के चले? जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो हम इस डेट को बेस लेकर के चलते हैं, और जब हम ऑडिट सब्जेक्ट की बात करेंगे वहां पर भी आएगा, देखोगे। हम यहां पर कुछ भी चीज अभी क्लियर नहीं कर रहे, ऑडिट तो हम पढ़ा नहीं रहे, तो तुम लोग ऑडिट में जब जाओगे तो वहां पर ऑडिटर्स रिपोर्ट तक की डेट को डेट माना जाता है, वो ऑडिटर की जिम्मेदारी होती। यहां हम किसकी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं?
डायरेक्टर्स के रिपोर्ट तक की, जब वो सीए साहब को ऐसे हैंड ओवर करने जा रहे हैं कि अब आप इस पे अपना पक्ष रखें या इसको चेक करें, तो यहां तक की, यानी इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर दिस डेट। मेरी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन किस डेट से पहले तक की डेट? हम इस डेट की बात कर रहे हैं। जब ऑडिटिंग सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहां पर ये पूरी डेट, मेरी बात समझ में आई? ऑडिटिंग में ऑडिट तक, अकाउंट्स में अकाउंट्स बनाने तक। इज इट क्लियर? तो अब ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना। वापस आते हैं अपनी चीजों पर, हम इन चीजों को हटा देते हैं। अब एक हम तुम्हारे सामने एग्जाम्पल रखते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। एक डेटर है, 2 मिनट के लिए सपोज करना, जिसको मैंने इस बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है 5 लाख रुपए लेना है। कितना रुपया लेना है? 5 लाख रुपए लेना है। अच्छी बात है। लेकिन अप्रैल में ये डेटर दिवालिया घोषित हो गया। मेरी बात समझना। मार्च में ये तो 100% श्योर है दैट द अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर इज ₹5 लाख, and we prepare our financial statement by writing as on means on a particular date this is our financial statement, might be in the very next day it will get changed, might be after the completion of 1 hour it will get changed, automatically it will get changed, but yes, यहां पर हम बात कर रहे हैं 31 मार्च को the balance of the debtor was ₹5 lakh, but after a month we came to know that the debtor of ₹5 lakh has become insolvent. वो क्या हो चुका है? Insolvent means nothing will be realized or 50% or 20% will be realized, but there are some little bit chances to realize the amount of debt. अब बताओ कि हम क्या करें? क्या हमारे लिए ये इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है? हाँ सर, इस डेट के पहले है, पहली चीज। और ये एक ऐसी इवेंट सामने आई है जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट की डेट को एग्जिस्ट कर रही थी। अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, यानी इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट की डेट में था और उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक इवेंट्स अकर हुई है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। नाउ वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम दैट वेदर इट शुड बी एडजस्टेड इन द बैलेंस शीट और नॉट, बिकॉज द बैलेंस शीट विल बी फाइनलाइज्ड बाय द डायरेक्टर एज ऑन 31st of May। मींस बुक्स ऑफ अकाउंट बंद करने का काम मई तक चल रहा है। अगर कोई एंट्री इसमें छूट गई है, मेरी बात समझना, अगर कोई एंट्री 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर छूट गई है और डायरेक्टर्स को वो 5 अप्रैल को पता चल जाए, क्या उसको इनकॉर्पोरेट ना कर दें अपनी जगह? बिल्कुल करके देंगे, क्योंकि 31 मई तक जितनी भी चीजें मिलेंगी उनको 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर का दे ले इनकॉर्पोरेट ड्यूली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ है ना, ताकि हम ऑडिटर को दे सके, देख हमने सही सही बनाया है। तो अगर किसी की सैलरी 10,000 छूट गई है रिकॉर्ड करने से, तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लो। 50,000 रुपए इनकम आई हमने नहीं दिखाई है, उसको दिखा दो 31 मार्च में। डायरेक्टर्स के पास पूरा टाइम रहता है, सोचो 31 मार्च के बाद और 31 मई से पहले। 31 मई मैंने ये डेट मान ली है, बेस ले लिया है। इज इट क्लियर? तो ये 15 जून भी हो सकता है, 20 जून भी हो सकता है, जो कुछ भी हो, तो उसके पीछे मत पड़ जाना। तो अब हमारा यहां पर इंसॉल्वेंसी हो गई, क्या करें? हमें मालूम है कि अब इससे हमको कुछ पैसा मिलने वाला नहीं, तो क्या बैलेंस शीट में ये 0 पर दिखें या 5 लाख पर दिखाएं? अब आते हैं इवेंट्स को, सबसे पहले 2 पार्ट में हम बाइफरकेट करेंगे। हम यहां पर उन केवल इवेंट्स की बात करेंगे, ध्यान देना, हम केवल उन इवेंट्स की बात करेंगे विच हैव अ मैटेरियल इंपैक्ट, which are significant for the financial statement. Insignificant or immaterial items have no impact, whether it should be disclosed or not to be disclosed. मैंने तुम लोग को पहले लेक्चर में बता दिया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मीन्ड टू डिस्क्लोज द मैटेरियल थिंग्स, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में। इमैटेरियल चीजों के बारे में तो हम लोग बात ही नहीं करते, हम लोग केवल मैटेरियल आइटम्स की बात करते हैं, जिसके होने या ना होने से सामने वाला का डिसीजन हाँ या ना में कन्वर्ट हो जाए। वही चीज हम यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो केवल उन्हीं इवेंट्स की, इवेंट्स तो दिन भर होती रहती हैं। कोई आया चुगलखोरी किया, तुम्हारा वो डेटर से पैसा लेकर भाग जाएगा, अरे भैया कुछ फैक्ट हो, उन सारे इवेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन इवेंट्स की बात कर रहे हैं विच आर सिग्निफिकेंट एंड विच हैव अ मैटेरियल इंपैक्ट ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? तो अब हम इन इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए तो सिग्निफिकेंट इवेंट है,
तो हमें सबसे पहले इवेंट्स को दो पार्ट में बांटना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट इवेंट। नॉन सिग्निफिकेंट को बाढ़ में जाए, गोली मार। सिग्निफिकेंट इवेंट के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या बैलेंस शीट में एडजस्ट करें। सोचो, बैलेंस शीट की डेट को 5 लाख, लेकिन अब क्या हम उसको 0 दिखा दें? पहली चीज, अभी हाँ या ना बोलने का समय नहीं आया, मैं कुछ बताया ही नहीं मैंने। 0 दिखा दें या 5 लाख का 5 लाख रहने दें और नोट दिखा दें, या तीसरा छोड़ दें? नहीं छोड़ दें, मतलब हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा हम उसकी बात कर रहे हैं, मेरी बात समझना। यानी अब 3 रिजल्ट आएंगे। अगर इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट है तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट्स है, एडजस्ट करें वापस जाकर के, या नॉन एडजस्टिंग है, केवल डिस्क्लोजर दे दें। क्या दे दें? डिस्क्लोजर दे दें। कहां पे? कहां पे? नोट्स ऑन अकाउंट्स में पॉलिसीज के बारे में होता है, फिर तुम लोग गलत जा रहे हो। जो मर्जी आएगी वो नोट्स ऑन अकाउंट्स में दे दोगे, मैं बोल रहा हूं जो रिपोर्ट डायरेक्टर्स देंगे उसमें या ऑडिटर्स रिपोर्ट में, कहां इसको शो करना चाहोगे? जब डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट फाइनल करते हैं, वो वाली डायरेक्टर्स रिपोर्ट नहीं जो ऑडिटर के बाद आती है, ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देख, ये मेरा कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू अस दिस इज फुल एंड फाइनल। इट मींस कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मई के अंदर अगर कोई ऐसी सिग्निफिकेंट इवेंट है जो ऊपर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करती है, लेकिन हम उसको एडजस्ट नहीं करना चाहते, तो हम इस रिपोर्ट में उसको शो कर देंगे। इज इट क्लियर? पक्की बात है? नहीं समझे मेरी बात? तो उसको डिस्क्लोज करना डायरेक्टर्स के द्वारा या उसको एडजस्ट करना, अब वो हमें सीखना है, किसको एडजस्ट करें और किसको डिस्क्लोज करें। पक्की बात है ना? मेरी बात समझ में आई? चल, क्वेश्चन में पढ़ता हूं, तुम लोग हमें इसका रिजल्ट बताओगे। द फैक्ट्री इज पेंटेड इन मार्च 2011। पेंटिंग हुई है मार्च, बात नहीं, 2011, एंड द पेंटर सबमिटेड द बिल सबमिटेड बाय पेंटर ऑन अप्रैल 11, यानी मार्च में नहीं आया, बिल कब आया? द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी डिड नॉट मेक अ प्रोविजन फॉर द एक्सपेंसेस ऑन द 31st March 2011। कंपनी नॉट मेड प्रोविजन, डिड नॉट लिख दो, कंपनी डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन। हाँ या ना? 31 मार्च 2011 में कोई प्रोविजन। फाइनेंशियल ईयर 10-11 में अकाउंट्स आर अप्रूव्ड ऑन 30 सितंबर 2011। Can the accountant record this transaction, means pending expenses, in financial year 10-11, or it should be recorded in 11-12? तुम लोग बताओ कि अब चूंकि बिल तो हमें मिला नहीं, अब जब तक बिल आता नहीं तब तक हम किसी खर्चे को खर्चा लिख नहीं सकते। मेरी बात समझना, हाँ या ना? मैंने कुछ दिया नहीं तुमको तो कैश गया नहीं, काम हो चुका है, तुमने बिल दिया नहीं, साल हो गया खत्म, काम हुआ है 10-11 में, तुम बिल दे रहे हो 11-12 में। मेरी बात समझना, काम हुआ है 10-11 में, तुम बिल दे रहे हो 11-12 में। मैंने कुछ पैसा दिया नहीं कि हम उसको कैश एक्सपेंसेस दिखा सकें, बिल तुमने दिया नहीं कि हम अपनी लायबिलिटी शो कर सकें। तो जाएं कहां दिखाएं इसको? 10-11 में दिखाएं या 11-12 में इस ट्रांजेक्शन को? अकॉर्डिंग टू द एक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि जिस साल का खर्चा है उसी साल दिखाना चाहिए, जिस साल का खर्चा है उसी साल दिखाया जाना चाहिए। तो आंसर है द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग 10-11 एंड इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंसेस इन द सेम ईयर एज इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्सपेंसेस रिसीव्ड बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इवेंट्स कब अकर हुई है, इवेंट्स अकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. बिल हैज बीन सबमिटेड बाय द पेंटर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द अकाउंट्स. नाउ द डायरेक्टर्स आर फ्री to recognize the same expenses by recording the transaction as on 31st of March 2011. They can do that. उनको कोई मनाही नहीं है, वो जा करके 31 मार्च में उस एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, भले ही उनको बिल कब मिला हो, अप्रैल में मिला हो, क्योंकि ये एक्सपेंसेस किस ईयर से बिलोंग करता है, 10-11 से बिलोंग करता है, तो 10-11 में ही शो करेंगे. तो एक्रूवल कंसेप्ट कहो, मैचिंग कंसेप्ट कहो, या फिर कहो कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कहता है. इज इट क्लियर? पक्की बात है. लेकिन अगर यहां पर बिल 30 सितंबर के बाद मिलता तो डायरेक्टर्स के पास ये ताकत नहीं थी कि बैक डेट में जाकर 31 मार्च में उसकी एंट्री कर सके. बोलो. तो मजबूरी में वो इस खर्चे को फाइनेंशियल ईयर 11-12 में दिखाएंगे और उसके पीएल में एक हेडिंग दे देंगे, क्योंकि ये इस साल का खर्चा नहीं है, ये पिछले सालों का खर्चा है जो हम इस साल मजबूरी में दिखा रहे हैं, क्योंकि बिल हमारे पास सितंबर के बाद आ रहा है. तो तुम लोग के ये कान तरसने सुनने के लिए तरस रहे होंगे कि हम किस हेडिंग में दिखाएंगे. नहीं तरस रहे कान? रेक्टिफिकेशन नहीं है, पीएल एडजस्टमेंट में दिखाएंगे. गलती होती तो पीएल एडजस्टमेंट में जाता ना. इसमें जो सजेस्टेड आंसर दिया हुआ है, लिखा हुआ है प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस की तरह शो करेंगे. किसकी तरह शो करेंगे? लेकिन मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता. जब भी प्रायर पीरियड आइटम्स की बात आएगी तो 2 वर्ड एकदम दिमाग में गूंजने चाहिए. पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 पढ़ोगे तो जब मैं उस समय बताऊंगा तुम लोग को प्रायर पीरियड आइटम्स, तो जब भी नाम आए प्रायर पीरियड प्रायर पीरियड प्रायर पीरियड, तो प्रायर पीरियड आइटम्स का मतलब होता है एरर और ओमिशन. एरर और ओमिशन. अगर पिछले सालों में कोई एरर हो गई थी, अगर पिछले सालों में कोई ओमिशन हो गया था, पिछले साल मैंने 5,000 खर्च किया, उसको मैंने पिछले साल दिखाया ही नहीं, इस साल मुझे याद आया, दिखाना तो पड़ेगा. अब पीछे जाने का मौका हम चूक गए, तो हम इस साल दिखाएंगे और इस साल के खर्चे में शामिल करेंगे, तो वो भी गलत है, क्योंकि खर्चा पिछले साल का है. जिस साल का जो खर्चा होता है उसको उसी साल रिकॉर्ड करना चाहिए. अगर इस साल के खर्चे में दिखा दोगे पेंडिंग एक्सपेंसेस, then all of you will start to think about that this is the expenditure which has been incurred in this year, while actually it has been incurred in the last year and it was a part of the last year's financial statement. मिसलीड हुए ना. प्रॉफिट पिछले साल का कम होना चाहिए था, कम इस साल का हो रहा है. तो हम लोग क्या करते हैं, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वांट्स टू गेट क्लियर कट पिक्चर्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. तो हम लोग उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक हेडिंग दे देते हैं डिस्क्लोजर के तौर पे. प्रायर पीरियड लिख सकते हो, बट दिस इज नॉट योर एरर और ओमिशन. बट बावजूद इसके आप लोग प्रायर पीरियड लिख करके या प्रॉपर सेपरेटली डिस्क्लोज कर सकते हो दैट द पर्टिकुलर आइटम बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर 10-11. इज इट क्लियर? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे तो समझ जाए ये खर्चा इस साल का नहीं बल्कि ये खर्चा पिछले साल का. इस साल का एक्सपेंसेस इतना है तो इसका मतलब हटा दो तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया इस साल का. तो दे कैन एनालाइज द थिंग्स इजीली. हाँ या ना? और पर्पस भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का यही होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर प्रॉपर वे में डिसीजंस ले सके. तो हम तो इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि इसको आप प्रायर पीरियड आइटम्स के तौर पर दिखाओ, लेकिन दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा दो, क्योंकि हमारे पास कोई और दूसरा
आ गए बस वहीं पर, हम जान रहे थे बोलेगा जरूर। हमने कुछ बोला नहीं है, तो हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है ना? समझ में आई बात? ये बेस था ये समझने के लिए कि हमको इस एएस में करना क्या है। चलो, डेफिनेशन सुनना ढंग से। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट मैंने बता दिया। दीज आर सिग्निफिकेंट इवेंट, यानी जब भी अब इवेंट की बात करना तो केवल और केवल सिग्निफिकेंट इवेंट की बात करना। और केवल ढंग से देखो, इधर मैंने ये देख क्या किया है, बॉक्स बना दिया, बॉक्स। इवेंट्स की बात करेंगे, सिग्निफिकेंट इवेंट्स की बात करेंगे। मैं आगे पढ़ता हूं। विच अकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट, किस डेट से, सुन लो, मार्च 2011 के बाद, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट 30 सितंबर के अंदर। अगर अप्रूवल की डेट 30 सितंबर है तो 31 मार्च के बाद 30 सितंबर के अंदर अगर कोई ऐसी इवेंट्स अकर होती है जो सिग्निफिकेंट है। अच्छा, दीज सिग्निफिकेंट इवेंट्स कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल टू द एंटिटी। अब यहां तो ये एंटिटी के फेवर में होगी, यहां एंटिटी के अगेंस्ट में होगी। कोई दिक्कत है? आएगा, फेवरेबल आएगा और तुम लोग बताओगे कि उसका हम क्या ट्रीटमेंट करें। अब तक तुम लोग हमेशा जानते आए हो अनफेवरेबल में प्रोविजंस फॉर लॉसेस, तो आज हम ये भी जरा देख लेंगे। चलो, significant events means material events which can influence the economic decisions of the users of the financial statement। अब सर मत बोलिए, बहुत हो गया। हाँ या ना? The whole discussion in this accounting standard is whether the events occurring after the balance sheet date should be recorded as on the date of balance sheet or in the next financial year। Is it clear? सारा मैटर केवल इसीलिए घूमेगा कि हम पिछले साल में एडजस्ट करें, या केवल डिस्क्लोजर कर दें, या पिछले साल में शो करें या इस साल में शो करें। बस यही घूमते रहेंगे हम लोग इसी के अंदर, इसके अलावा हमारा कोई डिसीजंस नहीं है। बोलो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि अगर कोई इवेंट्स अकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट डेट है, और वो एडजस्टिंग इवेंट्स है या नहीं? नींद आ रही है? एडजस्टिंग इवेंट्स हैं या नहीं? कौन सी इवेंट्स? क्या मैंने बोला, फिर से बोलो। इतनी भयंकर नींद आ रही थी बच्चे को, ये तो थोड़ा लिहाज कर रहा है, आंखें खुली हुई है, चढ़ गई थी एक दूसरे के ऊपर इससे, तो हमको लगा हॉरर शो आने वाला है। चले, रात भर पढ़ा होगा बच्चा, वो तो यही जानता है। तो अब इवेंट्स को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, एडजस्टिंग इवेंट्स एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट्स का मतलब एडजस्ट द बैलेंस शीट फिगर, not to do any type of adjustment।
पहला, कंडीशन एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट। हमें यह पता करना है कि कहीं कोई इवेंट्स एडजस्टिंग है या नहीं। उसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि डेटर्स था, 5 लाख का दिख रहा था, बैड डेट्स हो गया यानी कि वो इंसॉल्वेंट हो गया लेकिन बैलेंस शीट डेट के बाद। प्रॉब्लम ये आती है कि आप पीछे जाकर एडजस्ट करें या नहीं। अब सुनना मेरी बात, तो कंडीशन एग्जिस्ट है बैलेंस शीट डेट को, ये तो पक्का है। कौन सी? हमें यह पता चल चुका था मार्च के पहले कि डेटर की पोजीशन सही नहीं है और वो कभी भी इंसॉल्वेंट हो सकता है। दैट वाज नोन बाय अस, बट एक्चुअली डेटर गेट इंसॉल्वेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन पहले से मालूम था कि उसका सिस्टम या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर प्रेजेंट नहीं कर रहा और वो कभी भी इंसॉल्वेंट हो सकता है, मालूम था, आइडिया लग गई थी, र्यूमर था मार्केट में, या उसने एप्लीकेशन दे रखी थी और हमें मालूम था उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करके कि उसकी पोजीशन कोई अच्छी नहीं, ये कभी भी पैसा डूब सकता है। लेकिन उस पर मोहर कब लगी है, एक्चुअल में वो इवेंट्स आई कब मोहर लग करके? बैलेंस शीट की डेट के बाद। दूसरा, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट प्रोवाइड, ये जो दूसरी चीज है जो तुम लोग को 31 मार्च के बाद मिली है। Events occurred after the balance sheet date provide additional information। ओ आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? about the condition exist on balance sheet date। यानी अब हमें दो चीजों को देखना पड़ेगा, क्या बैलेंस शीट की डेट पर कोई ट्रांजैक्शन था, कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, और उस कंडीशन को प्रूफ करते हुए कोई इवेंट अकर हुई है बैलेंस शीट की डेट के बाद, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है उस कंडीशन के बारे में। कंडीशन थी और उसके बारे में अब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन इवेंट से मिल रही है। द एडिशनल इंफॉर्मेशन मैटेरियली अफेक्ट्स द अमाउंट ऑन द बैलेंस शीट डेट। हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि शुरू से ही मैं बोल रहा हूं इवेंट मीन्स सिग्निफिकेंट इवेंट। तो इस तीसरी कंडीशन को हम लोग हटा दें तो ज्यादा बेटर है। हम केवल दो चीजों को बार बार साथ लेकर के चलेंगे। हम इमैटेरियल चाय पी 2 रुपया लिखने से छूट गया, अब उसके पीछे पड़े रहो, है ना। आते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स। दो चीजें, पहला बैलेंस शीट की डेट को कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, दूसरा उस कंडीशन के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको मिली है कब? बैलेंस शीट की डेट के बाद एज अ इवेंट, एज अ इवेंट। इसको हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स। और अगर ये इंफॉर्मेशन दोनों में से या कोई एक ना हो तो वो कहलाती है नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। बोलो, नोट कर लें इसको। देखो इधर आ जाए, इधर चले। एडजस्टिंग इवेंट्स एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। जब भी अब किसी एडजस्टमेंट की बात करेंगे हम तो इन दो कंडीशंस को तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे। पहली चीज ये कि बैलेंस शीट की डेट को कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी कि नहीं। दूसरी चीज, बैलेंस शीट के बाद कोई इवेंट्स अकर हुई है रिपोर्ट के पहले जो उस कंडीशन को अप्रूव कर रही है।
यहां कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है बस ना। अगर उसका अप्रूवल मिल जा रहा है एक तरह से, उस कंडीशन को अप्रूव करते हुए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या एविडेंस मिल जा रहा है, तो हम उस एविडेंस को एडजस्ट करेंगे, बैक डेट में जा करके उस बैलेंस शीट की फिगर को एडजस्ट करेंगे। चलो, वाइल अपीयरिंग, ढंग से सुनना क्वेश्चन है और बस ये तुमको अब समझाता चला जाएगा कि हम बोलना क्या चाहते थे अब तक। While preparing the financial statement, 31 मार्च 2009 का बैलेंस शीट जब बन रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था एक्स लिमिटेड मेड अ प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। ट्रेडिंग एंड पीएल में यहां पर हमने प्रोविजन बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। फरवरी 2009 में एक डेटर है 2 लाख का, फरवरी में, हम यहां मार्च में लिख रहे हैं, रिसीवेबल है, हैड सफर्ड हैवी लॉस ड्यू टू एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आया और उसको बहुत ज्यादा लॉस हो गया। द लॉस ऑफ डेटर वॉज नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी, और उसका लॉस इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर्ड नहीं था, यानी मेरे नुकसान होने की चांसेस बढ़ गई। इन अप्रैल 2009 द सेम डेटर बिकम इंसॉल्वेंट, और अप्रैल में यानी 31 मार्च के बाद अप्रैल में ये डेटर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड ऑन 30 सितंबर 2009। अब एक चीज देखो, बोलने दो, क्या करें? एडजस्ट कर दें? क्या बैलेंस शीट की डेट को कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी? हाँ, कि अर्थक्वेक आया। कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी कि अर्थक्वेक आया। और सुन लो, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कब हुए हैं? यानी इस डेट से इस डेट के अंदर कोई अगर इवेंट्स होगी जो सिग्निफिकेंट होगी, उसके बारे में हमें डिसीजन लेना है। इस डेट के बाद इस डेट के अंदर एक इवेंट्स आई अप्रैल में, यह बताने के लिए कि यह डेटर इंसॉल्वेंट हो गया है। क्या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी मार्च के अंदर? हमको कुछ मालूम था कुछ ऐसा होगा, हाँ, और उस कंडीशन के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको मिल गई क्या अप्रैल में? हाँ। आप इसको लॉस की तरह दिखा दीजिए, आप बैलेंस शीट डेट में एडजस्ट कर दीजिए पूरा का पूरा। आप यहां पूरा का पूरा प्रोविजन कर दीजिए 2 लाख का। 5% का तो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट आप करेंगे जो बचे हुए डेटर्स रहेंगे। 5% का प्रोविजन आप बचे हुए डेटर्स पर करेंगे ही करेंगे, लेकिन 2 लाख का पूरा प्रोविजन करेंगे। 2 लाख प्लस 5% एक्स्ट्रा। इज इट क्लियर? 2 लाख तो पूरा 100% हो गया। मान लो मेरे पास टोटल डेटर्स थे 10 लाख के, 2 लाख ये, तो अब तक हम अगर नहीं करते तो सीधे 10 लाख का 5% 50,000 दिखाते। अब 2 लाख पूरा पूरा यहां दिखाओ और 8 लाख का 5% 40,000, ये यानी नया प्रोविजन कितने का बनेगा? 2,40,000। हमने बैलेंस शीट की डेट पे जाकर के इसको एडजस्ट कर दिया, हाँ या ना? So it is an adjusting event and it requires an adjustment to accounts receivable balance by way of making provision for doubtful debts for the entire amount of rupees 2 lakhs. Is it clear? इसमें कोई डाउट नहीं रहा? हम इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसी क्वेश्चन को सेम। क्वेश्चन क्या कहता है? द अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस 2 lakhs एज ऑन 31 मार्च 2009। ये जो 2 लाख है वो 31 मार्च 2009 का है, एग्री, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। अच्छा, बट अर्थक्वेक टुक प्लेस इन अप्रैल। ओ अर्थक्वेक कब आया? और मई में ये इंसॉल्वेंट हो गया और रिपोर्ट फाइनल हुई है सितंबर में। बताओ क्या कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी यहां पर इसके डूबने की? नहीं कर रही थी। इवेंट्स अकर हो गई बैलेंस शीट के डेट के बाद, तो दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए, तभी हम बैलेंस शीट की डेट पे जाकर के उसको एडजस्ट करते सकते हैं, अदरवाइज। अब यहां पर केवल आपको एक डिस्क्लोजर देना ही सफिशिएंट होगा, बिकॉज दिस इज अ मटेरियल इंफॉर्मेशन, दिस इज अ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन विच अफेक्ट्स द डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रीडर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देयर डिसीजंस कैन बी चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, because the information they will receive or the financial statement they will receive after the 30th September। 30th सितंबर को हम इंफॉर्मेशन देंगे कि मार्च में हमारे पास ये बैलेंस शीट थी, 6 महीने के अंदर जमीन आसमान का फर्क आ सकता है, तो अरे कम से कम उनको डिसीजन लेने लायक तो बनाओ, सही सही चीजें तो दो, तो एटलीस्ट
अप्रूवल की डेट तक अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो इस डेट के बाद से इस डेट के अंदर है और उनके डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है, आप एडजस्ट तो नहीं कर सकते लेकिन डिस्क्लोजर तो दे सकते हैं, डिस्क्लोजर तो दे सकते हैं। तो एडजस्ट मत करिए, एडजस्ट मत करिए, डिस्क्लोजर दे दीजिए। आ रहे ना, समझ में आई बात। द डेटर्स फाइनेंशियल पोजीशन वाज गुड ऑन 31st ऑफ मार्च। डेटर्स की फाइनेंशियल पोजीशन गुड थी, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई अर्थक्वेक आने वाला है। एंड द सब्सिक्वेंट कंडीशन आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कंडीशन एग्जिस्टिंग एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। नो सच कंडीशन एग्जिस्ट, हेंस इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, क्योंकि दोनों कंडीशन का पूरा होना जरूरी है कि एज ऑन 31 मार्च हमारे पास वो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी और उसके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको बाद में मिली ड्यू टू एन इवेंट। तो यहाँ पर तो पहली चीज तो पूरी नहीं हुई, कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है एंड डजंट रिक्वायर एनी एडजस्टमेंट। एक्स लिमिटेड शुड प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स। पूरे 10 लाख का अगर डेटर है, 2 लाख ये शामिल है तो पूरे 10 लाख का 5% 50,000 का प्रोविजन बनाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन डिस्क्लोज, इंपॉर्टेंट चीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन डिस्क्लोज द सेम इन देयर रिपोर्ट बिकॉज इट्स अ मटेरियल इंफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? रिपोर्ट में जब लॉस होगा तो दिखा देना, और क्या, पीएल में जब ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, मई में हुआ है इंस्टॉलमेंट तो मई में पूरा का पूरा लॉस दिखाओ, क्या दिक्कत है? इज इट क्लियर? क्योंकि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बैक डेट में जाकर के हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, ओनली प्रोविजंस एंड ओनली डिस्क्लोजर्स आर नेसेसरी। इज इट क्लियर? शेख पक्की बात है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देयर वॉज नो बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। 31 मार्च को तो कोई पैसा लेना ही नहीं था किसी से, हमने माल बेचा था उसको अप्रैल में और अर्थक्वेक आया मई में और वो इंसॉल्वेंट हो गया जून में। अब बताओ, अरे सर तो इसको क्या करें, 31 मार्च में क्यों दिखाएं, ये तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोज करें, रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोज करें? जी हाँ, क्योंकि ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड केवल और केवल इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट विच हैव अ सिग्निफिकेंट इवेंट उसके बारे में बताता है। ये उसके बारे में नहीं बताता कि कोई भी इवेंट जो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट रखेगी उसको तो डिस्क्लोज करो ना, ताकि सामने वाला डिसीजन सही ले सके। अरे मेरे बिजनेस में आग लग गई है, मेरा पूरा बिजनेस डूब चुका है, मेरे स्टॉक दिख रहा था 5 करोड़ का, कितने का स्टॉक दिख रहा था 31 मार्च को? 5 करोड़ का। उसके बाद आग लगी, उसके बाद इंसॉल्वेंट हो गए, सब हो गए। अब सितंबर में हम तुमको बैलेंस शीट दे रही है, मेरी बैलेंस शीट है, देखो अच्छा 5 करोड़ दे, हाँ 5 करोड़, 1 करोड़ दो, इसने 1 करोड़ लगा दिया, बताओ धोखा हुआ या नहीं? अरे एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन सो दैट द अदर पर्सन कैन टेक द डिसीजंस प्रॉपर्ली विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। हम लोग हर जगह एक आदमी को बताते नहीं 1 करोड़ का नुकसान हुआ था, 2 करोड़ का नुकसान नहीं बताते फिरेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन उसमें दिखनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ सुन लो, फर्क करना सीखो, मैं बता क्या रहा हूँ और तुम लोग दूसरी चीज़ों को मिला क्यों रहे हो। कोई भी इंफॉर्मेशन जो सिग्निफिकेंट है, चाहे वो बैलेंस शीट की डेट के पहले हो बाद में हो, अगर मटेरियल इंपैक्ट रखती है तो इट मस्ट बी डिस्क्लोज। पहली चीज़ तो ये दिमाग में कहीं सेट कर लो। दूसरी चीज़, हम यहाँ पर उस मैटर की बात ही नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि कोई इवेंट बैलेंस शीट की डेट के बाद है, उसको बैलेंस शीट की डेट में जाकर के एडजस्ट करें या ना करें, प्रॉब्लम बस इतनी है। ये मैंने कहा कि अगर बैलेंस शीट की डेट के बाद का कोई इन्फॉर्मेशन है, कितनी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन तो डिस्क्लोज मत करना है, ये तो मैंने कहीं नहीं बोला और ना कभी कोई मना कर रहा है इस चीज़ को बोलने से। ठीक है ना? चल सकते हैं। तो इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बन जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन डिस्क्लोज द सेम इन देयर रिपोर्ट बिकॉज इट इज एन मटेरियल इफेक्ट, मटेरियल इंफॉर्मेशन। अब सुनना मेरी बात ढंग से। एक्स लिमिटेड इन्वेस्टेड ₹100 lakhs अप्रैल में, मार्च के बाद, बट द निगोशिएशन हैड स्टार्टेड इन जनवरी से हमारे तुम्हारे बीच बात चल रही है, लेकिन मार्च तक कोई बात फाइनल नहीं हुई थी। बात कब फाइनल हुई? अप्रैल में, और मैंने 100 लाख रुपए डाल दिए, इन्वेस्ट कर दिए। अब बताओ क्या करें? बैलेंस शीट में दिखाएं या ना दिखाएं? बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। निगोशिएशन तो चलते रहते हैं, ये कोई कंडीशन नहीं है, दिस इज नॉट अ कंडीशन, दिस इज द निगोशिएशन। कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं था हम लोग के बीच में और कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और ना कुछ ऐसा तय था कि ऐसा कुछ हो जाएगा।
हो सकता है बात नहीं बनती, हो सकता है बात नहीं बनती, तो भी क्या जाकर एडजस्ट कर देते, दिखा देते ना ना। हाँ, मटेरियल इंपैक्ट है जो किसी इन्वेस्टर के डिसीजन को हाँ से ना से हाँ में बदल सकता है। ये हमारे बेटरमेंट के लिए है कि हम उसको डिस्क्लोज करें अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने रीडर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कि ये हम लोग कर रहे हैं। बात फाइनल नहीं हुई है, यहाँ फाइनल हुई है, अप्रैल में फाइनल हुई है, ये मार्च तक की बैलेंस शीट है और ये अप्रैल में चीज़ फाइनल हुई है। 100 लाख का हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और हमारी फर्म का बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। डिस्क्लोज करना क्या गलत है? अगर तुम लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो तो कोई ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में तुम्हारे बिजनेस को अच्छा ले जाएगी और ऐसा कुछ हो चुका है तो उसकी रिपोर्ट देना क्या गलत है? रिपोर्टिंग करना कोई गलत नहीं है, वो चीज़ जो हो चुकी है, लेकिन वो बैलेंस शीट की डेट के बाद हुई है, तो इसको हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, हम इसको बैलेंस शीट की डेट पे जाकर दिखाएंगे तो नहीं, लेकिन डायरेक्टर्स चाहें तो अपनी रिपोर्ट में ऐसा दिखा सकते हैं दैट द नेगोशिएशन वाज स्टार्टेड इन जनवरी 2010 एंड इट हैज़ बीन फाइनलाइज्ड इन अप्रैल 2010 एंड वी हैव इन्वेस्टेड ₹100 lakhs and there is more prospects to earn more and more. Clear? चलें आगे। अब आप लोग मानने और मनाने वाली बात करेंगे कि सर जनवरी में अगर एग्रीमेंट हो गया, अगर जनवरी में एग्रीमेंट हो गया देन इट शुड बी डिस्क्लोज्ड, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड if the thing has already happened, तो उसको तो दिखाना पड़ेगा। निगोशिएशन हो गया, एग्रीमेंट हो गई, फाइनल हो चुका है, तो इसका मतलब आपको पैसा देना है, चीज़ें फाइनल हो गई, पैसा देना है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दिखाकर आप अपनी एसेट या इन्वेस्टमेंट दिखाओ ना, कौन मना कर रहा है? ये तो आप बिल्कुल नॉर्मल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हो ना, फिर तो हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे। नेक्स्ट पर आते हैं, एक्स लिमिटेड परच। अब मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अभी भी नहीं समझ में आ रही, ठीक है ना? एक्स लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग 50 lakhs इन जनवरी 2010। जनवरी 2010 में 50 लाख रुपए की बिल्डिंग एंड द एग्रीमेंट टू परचेज वाज कंक्लूडेड इन जनवरी 2010, और दोनों के बीच में परचेज और सेल का एग्रीमेंट हुआ है। एक्स लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च इन द मंथ ऑफ द अप्रैल 2010 द बिल्डिंग इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ एक्स लिमिटेड। ओ रजिस्ट्रेशन अप्रैल में हुआ, खरीद ली मैंने जनवरी में, लेकिन मेरे नाम से बिल्डिंग अप्रैल में आई, तो अब टैक्स पर मत चले जाना, मेरी बात समझना, टैक्स में कूदने की जरूरत, अकाउंट में रहना। इन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्ट शुड डिस्क्लोज शुड अकाउंट फॉर द बिल्डिंग। कब दिखाएगा? एग्रीमेंट हो चुका है, अब ना आप पीछे जा सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं केवल रजिस्ट्रेशन होना बाकी था, बाकी सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन हो चुकी हैं। और अगर केवल रजिस्ट्रेशन होना बाकी था तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास ओनरशिप नहीं आई, हमारे पास लीगल ओनरशिप नहीं आई, बाकी सारे के सारे रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए गए हैं और उस एसेट पर ऑलरेडी मैं पोजीशन कर रखता हूँ। अगर उसमें कोई नुकसान होता है तो दैट विल बी ऑफ माइंड। इज इट क्लियर? हाँ या ना? इसीलिए तो कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करना। तो अब जितने भी प्रॉफिट्स होंगे मेरे, जितने भी लॉसेज होंगे मेरे, तो ये बिल्डिंग हमको दिखानी पड़ेगी अपनी बैलेंस शीट में। इज इट क्लियर? तो बैलेंस शीट, अगर बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वो तो पहले एक चीज़ कंफर्म करने के लिए सुबह कुल्ला किया करो, गला वाला साफ करके आया करो। चलें? लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, जितनी भी चीजें हम लोगों ने देखी, अब उसके दो एक्सेप्शन से समझ लो। कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, इवेंट्स बैलेंस शीट की डेट के बाद हुई, बावजूद हम इसको बैलेंस शीट में एडजस्ट करेंगे, ये इसका है एक्सेप्शन। और दो ही हैं। अगर कानून कहता है दिखाओ, तो हम कौन होते हैं या एएस कौन होता है उस कानून को पीछे करने वाला। और मैंने तुम लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में साफ साफ बता दिया था, कानून और एएस में दोनों में अगर कंट्राडिक्ट रिजल्ट हो तो कानून ऊपर रहता है, बताया था ना। यहां पर भी वही है। इफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इज देयर टू डिस्क्लोज एनीथिंग इन द बैलेंस शीट, देन वी विल डिस्क्लोज इट इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वी विल एडजस्ट इट इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पक्की बात है ना? ये है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। और दूसरा है
अच्छा सर, इसका कोई एग्जाम्पल भी है आपके पास? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ के लिए कि हम लोग बैलेंस शीट में किसी चीज़ को दिखाएं, भले ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास मार्च के बाद आई हो, यानी बैलेंस शीट की डेट के बाद आई हो, कंडीशन भी बैलेंस शीट की डेट के बाद आई, ट्रांजैक्शन की भी बैलेंस शीट डेट के बाद आया, इवेंट्स भी बैलेंस शीट की डेट के बाद आई, लेकिन हम इसको एडजस्ट करें बैलेंस शीट की डेट पे जा करके, वो है आपका प्रपोज डिविडेंड। वो है आपका प्रपोज डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है सितंबर में एजीएम में और अक्टूबर में पेड हो जाता है। डिक्लेयर कब हुआ और पेड कब हुआ? मार्च तक तो आया ही नहीं, न पिछले साल का ना अगले साल का। लेकिन हमारा बैलेंस शीट कहता है प्रपोज डिविडेंड मस्ट बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और क्यों? इसके पीछे रीजन है मैचिंग कंसेप्ट, एक्रूवल कंसेप्ट, कि जिस साल का खर्चा है उस साल दिखाओ। और ये सीए के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है, while they are finalizing their books of account they should disclose the item of proposed dividend। बनाने का काम तो डायरेक्टर्स का ही है कि जब भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो उस समय बनाएंगे। डायरेक्ट सीए केवल उस पर अपना हस्ताक्षर करता है या अपनी रिपोर्ट्स देता है, ठीक है ना। तो पहला तो समझ में आ गया, अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है तो हम उसको शो करेंगे, दिस इज एन एक्सेप्शन। दूसरा, बैलेंस शीट की डेट खत्म, बैलेंस शीट मेरी थी 5 करोड़ रुपए की एसेट, बहुत अच्छी बैलेंस शीट है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, मतलब इतनी अच्छी बैलेंस शीट है, देखने के बाद इन्वेस्टर खुश हो जाएं। अप्रैल में लग गई आग, हमारी बिल्डिंग, हमारा फर्नीचर, हमारा गोडाउन सब जल करके आग, मशीन वगैरह सब। अब हमें मालूम है कि हमारी बिजनेस का कोई औचित्य नहीं है, यानी वो हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं रहा, खत्म होने की कंडीशन में आ गया। एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट दैट वाज ओके, ईच एंड एवरीथिंग वाज ओके, बट आफ्टर द बैलेंस शीट date a condition arises, an event arises, and due to that our balance sheet or our concern becomes non-going concern। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जानते हो ना? तो नॉट गोइंग कंसर्न बन गया, यानी अब इसका कोई फ्यूचर। और जब ऐसा होता है तो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमेशा रियलाइजेबल वैल्यू पर बनाते हैं। इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, विल शो ऑल ऑफ आवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर रियलाइजेबल वैल्यू और लिक्विडेटेड वैल्यू। मालूम है ये चीज़? नहीं मालूम है तो अब समझ लो। भले ही वो बैलेंस शीट की डेट पर सब सही था, लेकिन अब जब हम इस बैलेंस शीट को बनाएंगे तो हम उसको लिक्विडेटेड वैल्यू पर बनाएंगे। किस वैल्यू पर? और केवल एक ही कंडीशन में हम लिक्विडेटेड या रियलाइजेबल वैल्यू पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, वो तब जब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या हमारी कंसर्न गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो ना कर पाए तो। और इस चीज़ को हम क्लियरली डिस्क्लोज करते हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बैलेंस शीट डेट या आफ्टर द डेट ऑफ द बैलेंस शीट द मेजर फायर अकर्ड इन आवर premises, and due to that a heavy loss arises and our firm is not a going concern, and the above financial statement has been prepared on the basis of liquidated or net realizable value। That's it। is it clear? पक्की बात है। और जो भी प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है उस समय लिक्विडेटेड वैल्यू पर। अब बैलेंस शीट में थी कोई एसेट 5 लाख की, अब 3 लाख उसकी लिक्विडेटेड वैल्यू है, तो 2 लाख का लॉस कहाँ ले जाएं? पीएल में। जो भी प्रॉफिट या लॉस अराइजेज होते हैं लिक्विडेटेड वैल्यू को दिखाने में, वो सारे के सारे पीएल में तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हमें नहीं लगता कि अब आपका कुछ बचा। ये 2 एक्सेप्शंस थे जिनको आपको दिमाग में रखना था। पहला एक्सेप्शन था अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो, और दूसरा एक्सेप्शन था अगर हमारा कंसर्न गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फुलफिल ना कर पाए तो। समझ में आई बात? दैट इज ओवर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 इज ओवर। हाँ बोले। बच्चा करे अगर फेवरेबल बताया तो 100 लाख रुपए, मैंने तो बता दिया एक एग्जांपल। 100 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हम किए थे, हमारे फ्यूचर को और प्रॉस्पेक्ट तरीके से बता रहा था, तो मैंने तो बताया वो एग्जांपल, वो तो फेवरेबल ही था ना। इज इट क्लियर? टाटा बोल सकते हैं। थैंक यू बच्चों।